जय हिंद दोस्तों। मैं आदित्य द्विवेदी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल आदित्यांजल जीएस क्लासेस पे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सामान्य अध्ययन की श्रृंखला में जो हमने एक अभी नए विषय की श्रृंखला प्रारंभ की है वो इतिहास था। इतिहास का जो पहला वीडियो था जो पाषाण काल से संबंधित था वो हमने डाल दिया है, तो आप चैनल में जाके उसको देख सकते हैं। आज इतिहास विषय का ये जो दूसरा वीडियो है उसको लेकर हम आपके सामने उपस्थित हुए हैं और आज के विषय में, आज की इस क्लास में हम जो देखेंगे वो विषय होगा हमारा सिंधु घाटी सभ्यता। जैसे कि कल के वीडियो में हमने आपके भारतीय इतिहास का जो अध्ययन की दृष्टि से जो वर्गीकरण था वो हमने कर दिया था। वर्गीकरण को हमने तीन भागों में बांटा था। एक था प्रागैतिहासिक काल, यह वह काल था जब मानव को लिखना नहीं आता था और कोई लिखित साक्ष्य इतिहास के उस कार्यकाल में नहीं मिले हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं। फिर दूसरा जो भाग था वो था आद्य ऐतिहासिक काल, और आद्य ऐतिहासिक काल में हमें लिखित साक्ष्य मिलते हैं, लेकिन वो जो लिखित साक्ष्य थे उसकी जो लिपि है उसे पढ़ा नहीं जा सका है। और वो समय काल कौन सा है? हमारा सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके बारे में आज हम अध्ययन करने वाले हैं। और जो तीसरा भाग था वो हमारा था ऐतिहासिक काल, जिसमें हम प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के बारे में क्या करेंगे? पढ़ेंगे। तो आज का ये जो हमारा वीडियो है वो बेसिकली दूसरे भाग को लेकर है, और वो दूसरा जो भाग था वो हमारा कौन सा था? आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में बताया था कि यह वह काल है जहां मनुष्य ने लेखन कला तो सीख ली थी, उसकी अपनी लेखन अभिव्यक्ति के लिए उसने एक लिपि का आविष्कार कर लिया था, इजाद कर लिया था। लेकिन वो जो लिपि थी उसको आज का आधुनिक जो मानव है वो उसे पढ़ नहीं पाया है। तो और वो जो लिपि थी वो सामान्यतः भाव चित्रात्मक थी। कैसे थी? भाव चित्रात्मक थी। कैसा उस लिपि का स्वरूप था आज भी हम उसको डिटेल से देखेंगे इस वीडियो में। तो शुरू करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। उसके पहले हम एक संक्षिप्त सा प्रारूप बना लेते हैं कि इस विषय में हम किन किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। तो जो सबसे पहले हम इस विषय को पढ़ेंगे तो उसका पढ़ेंगे इसका नामकरण। क्या पढ़ेंगे? नामकरण देखेंगे कि क्यों इसका नामकरण सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता कही गई। फिर इसके बाद देखेंगे इसके खोजकर्ता। क्या देखेंगे? खोजकर्ता या व्यक्तित्व के बारे में देखेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता का उत्पत्ति या उद्भव। क्या देखेंगे? उत्पत्ति या उद्भव देखेंगे कि कैसे इस हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति होती है। इतिहासकारों के क्या मत है हड़प्पा संस्कृति के उद्भव को लेकर, वो देखेंगे। फिर इसके बाद देखेंगे इसके चरण। क्या देखेंगे? चरण। जैसे हमने कहा कि जो हड़प्पा सभ्यता है ये अपने 3 चरणों में अपने कार्यकाल को क्या करती है? व्यतीत करती है। जो पहला होता है वो होता है आपका प्रारंभिक चरण, फिर परिपक्व आता है और फिर उत्तर हड़प्पाई काल आता है, वो देखेंगे। इसके बाद जो हम देखेंगे किसके बारे में? आपके चरण देखने के बाद हम देखेंगे इसका स्वरूप। क्या देखेंगे? स्वरूप या विशेषता इसकी देखेंगे। इसके बाद हम देखेंगे इसका विस्तार। विस्तार देखने के बाद हम इसका देखेंगे आपका जो है नगर नियोजन। क्या देखेंगे? नगर नियोजन देखेंगे। नगर नियोजन के बाद हम इसकी क्या देखेंगे? इसकी सामाजिक व्यवस्था। क्या देखेंगे? सामाजिक व्यवस्था देखेंगे। और सामाजिक व्यवस्था के साथ हम इसकी क्या देखेंगे? राजनीतिक। क्या देखेंगे? राजनीतिक व्यवस्था और धार्मिक व्यवस्था। क्या देखेंगे? धार्मिक व्यवस्था देखेंगे। इसके साथ ही इसकी लिपि के बारे में हम चर्चा करेंगे। किसके बारे में? लिपि के बारे में। आर्थिक व्यवस्था की भी हम चर्चा करेंगे। आर्थिक व्यवस्था के साथ साथ हम इसके पतन का कारण देखेंगे। क्या देखेंगे? पतन का कारण देखेंगे। और इसके बाद अंतिम में हम देखेंगे प्रमुख स्थल। क्या देखेंगे? प्रमुख स्थलों के बारे में, जो प्रमुख स्थल अभी तक यहाँ से ज्ञात हुए हैं और जहां से हमारे लिए उपयोगी प्रश्न बनते हैं। तो ये तमाम चीजों के बारे में हम बढ़िया डिटेल से अध्ययन करेंगे। क्या देखेंगे? इसका नामकरण देखेंगे, खोजकर्ताओं के बारे में देखेंगे, इसका उत्पत्ति या उद्भव को लेकर क्या मत है वो देखेंगे, ये कितने चरणों में हड़प्पा सभ्यता ने अपने कार्यकाल को व्यतीत किया है, इसका स्वरूप और विशेषता देखेंगे, विस्तार देखेंगे, नगर नियोजन यहाँ का देखेंगे, यहाँ का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक और आर्थिक व्यवस्था देखेंगे, इसकी लिपि कैसी थी वो देखेंगे, क्यों इसका पतन हुआ, पतन को लेके भी अलग अलग इतिहासकारों में विभिन्न मत हैं वो देखेंगे। और अंतिम में देखेंगे कि इसके कौन कौन से प्रमुख स्थल रहे हैं।
इसके आपके हड़प्पा सभ्यता के। क्लियर है? तो ये जो शीर्षक है और ये जो प्रारूप है, इसको देखकर आपको समझ में आ जाता है कि ये जो हम क्लास लेंगे ये आपके मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के लिए, चाहे वो प्रारंभिक परीक्षा हो चाहे ये मुख्य परीक्षा हो, दोनों के लिए उपयोगी रहेगा। साथ ही साथ राज्य सेवा या अन्य जो भी केंद्रीय स्तर की जो एक दिवसीय एग्जाम होते हैं, परीक्षाएं होती हैं, उन सभी में जहां जहां इतिहास विषय सम्मिलित है उन सब में ये यहाँ से प्रश्न आपके क्या होंगे, मिलेंगे। और अंतिम में हम देखेंगे कि इस टॉपिक से या इस विषय से कौन कौन से प्रश्न अभी वर्तमान में वस्तुनिष्ठ के रूप में कहां से कैसे पूछे गए हैं, तो अंतिम में उसकी एक सूची भी देखेंगे। तो ये वीडियो देखने के बाद या ये सब टॉपिक कवर करने के बाद आप निश्चिंत हो जाए, यहां से बनने वाले तमाम प्रश्नों को आप हल करने में क्या रहेंगे, बेहद सहज महसूस करेंगे। क्लियर है? तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन सा टॉपिक है हमारा, नामकरण। क्या देखेंगे, नामकरण। क्लियर है? आइए क्या देखते हैं हम, इसका नामकरण देखते हैं। क्या देखते हैं, नामकरण। तो नामकरण को लेकर दो इसके प्रमुख नाम निकल कर आते हैं। एक तो इसे क्या कहा जाता है, एक इसे कहा जाता है सिंधु घाटी सभ्यता। क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता कहे जाने का कारण क्या है, क्योंकि ये जो सभ्यता है ये सिंधु और मुख्यतः सिंधु नदी और उसकी 5 अन्य सहायक नदियां जैसे झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हो गई, तो इसी मुख्य नदियों के बीच में इसकी क्या थी, ये इसका संकेंद्र था, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया गया, सिंधु घाटी सभ्यता। और ये किसने दिया था, जॉन मार्शल ने दिया था। यहां तक की बात स्पष्ट है। तो क्यों कहा जाता है इसे सिंधु घाटी सभ्यता, क्योंकि यह सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों के बीच में ये क्या थी, फली फूली सभ्यता थी, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। दूसरा इसका नाम निकल के आता है, इसको हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। क्या कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। और सर्वाधिक प्रमाणित नाम यही निकल के आता है, प्रमाणित जो सबसे ज्यादा नाम है हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता क्यों कहते हैं कि इसकी जब खोज की जाने लगी नगरों की या स्थलों की, तो जो पहला खोजा गया स्थल था वो कौन सा था, हड़प्पा था, जिसे दयाराम साहनी ने 1921 में खोजा था। तो उसी प्रथम खोजे गए स्थल के नाम पर इसका नामकरण क्या कर दिया जाता है, हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। और वर्तमान में सर्वाधिक प्रमाणित यही है, क्योंकि अब जब ज्यादातर स्थलों की जब खोज हो गई है तो हम देखते हैं कि ये सिंधु घाटी सभ्यता है, सिंधु और उसके सहायक नदियों तक सीमित नहीं रही है, ये नीचे महाराष्ट्र तक जाती है और आपके कहां थे, ये आपके उत्तर प्रदेश में, और आपके कहां तक चली जाती है, उधर अफगानिस्तान में, गुजरात में, राजस्थान में, इन तमाम जगहों पर इसके स्थल मिलते हैं। तो ये ज्यादा कहना उपयुक्त नहीं होगा। इसके अलावा इसका तीसरा एक अन्य नाम निकल के आता है, इसे क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। क्लियर है? जैसा कि हमने देखा था कि नवपाषाण काल में मानव क्या कर लेता है, तांबे की खोज। क्या कर लेता है, तांबे की खोज कर लेता है। तो तांबे और टीन के उपयोग से एक नवीन धातु का निर्माण करता है, जिसे क्या कहा जाता है, कांसा। क्या कहा जाता है, कांसा। और ये कांसा अपेक्षाकृत क्या होता है, और मजबूत धातु हो जाती है। क्लियर? तो इसीलिए इसकी खोज होता है, इसका आविष्कार होता है इस युग में, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है। तो क्यों, एक तो 3 नाम निकल के है, सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या कांस्य युगीन सभ्यता, और क्यों इनको इन नामों से संबोधित किया जाता है, इसके पीछे का हमने कॉन्सेप्ट भी देख लिया है। क्लियर है? अब देखेंगे इसके प्रमुख खोजकर्ता या इससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व के बारे में। इसके बारे में देखेंगे, व्यक्तित्वों के बारे में। 1860 के आसपास का, क्योंकि 1853-54 के आसपास भारत में किसकी खोज हो जाती है, किसका प्रयोग करना प्रारंभ कर देते हैं भारत में, अंग्रेज रेलवे का निर्माण करते हैं, यानी कि ट्रेन का आविष्कार करते हैं और ट्रेन को क्या करते हैं, पटरियों के माध्यम से दौड़ाने लगते हैं। और इसी रेल परिवहन के विकास का ये जो क्रम था वो कहां प्रारंभ होता है, आपके कराची पाकिस्तान वाले क्षेत्र में, सिंध प्रांत की ओर हम बढ़ते हैं। तो जब एक व्यक्ति था चार्ल्स मैसन, क्या नाम था उसका, चार्ल्स मैसन नाम था, ये उस समय क्या किया करते थे, इसी कार्य में लगे हुए थे। जो ये रेल की पटरियां बिछाई जा रही थी उसी कार्य में लगे थे। तो जब ये पटरियों का विकास किया जा रहा था, निर्माण किया जा रहा था, तभी उन्होंने देखा कि वहां के जो क्षेत्रीय और निवासी लोग हैं तो वहां से क्या कर रहे हैं कि ईंटें उठा उठाकर अपने घर ले जा रहे हैं। तो जब जाके उन्होंने देखा कि एक ऐसा स्थल है जहां पे ढेर सारे ईंटों का क्या लगा हुआ है, भंडार है, और वहां से लोग उठाकर उसको अपने घर में उपयोग के लिए ले जा रहे हैं। तो उनको लगा, और ये ईंटें काफी पुरानी है, तो उनको लगा कि नहीं, ये स्थल क्या है, ये काफी पुराना है। लेकिन उस समय उनके मुख्य उद्देश्य में क्या था, रेल परिवहन का विकास करना, लेकिन उन्होंने जानकारी जरूर दे दी थी। तो सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की जानकारी क्या निकल के आता है, इस सभ्यता की जानकारी, क्या इस सभ्यता की जानकारी सबसे पहले किसने दी थी, तो इसकी जानकारी दी थी चार्ल्स मैसन ने। किसने दी थी, चार्ल्स
मैसन ने किसने दी थी? चार्ल्स मैसन ने। अब ये जानकारी तो देके चले गए थे, लेकिन अभी इसका निरीक्षण नहीं किया गया था। तो जब इसके सर्वेक्षणकर्ता के रूप में देखा जाता है कि सभ्यता का विधिवत रूप से सभ्यता का सर्वेक्षण किसने किया, तो सर्वेक्षणकर्ता किसे कहा जाता है? तो सर्वेक्षणकर्ता कहा जाता है आपके कनिंघम महोदय को। किसे कहा जाता है? कनिंघम महोदय को। किसको कहा जाता है? कनिंघम महोदय को कहा जाता है। फिर अगला प्रश्न निकल के आता है कि इसका नामकरण किसने किया? क्यों इसको सिंधु घाटी सभ्यता किसने नाम दिया? तो इसका ये जो नामकरण है, क्या ये जो नामकरण है सर्वप्रथम, और ये सर्वप्रथम नामकरण किसने किया था? तो जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। किसने किया था? जॉन मार्शल ने। फिर अगला प्रश्न निकल के आता है कि पहले स्थल की खोज किसने की थी? क्या निकल के आता है कि पहले स्थल की खोज किसने की थी? तो पहले स्थल की खोज कौन करता है? आपको पता है, पहला स्थल था आपका हड़प्पा, और पहले स्थल की खोज किसने की थी? वो थे दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। कौन थे? दयाराम साहनी। और उन्होंने किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। किसकी खोज की थी? हड़प्पा की। तो व्यक्तित्व में क्या निकल के आता है कि सबसे पहले सभ्यता की जानकारी चार्ल्स मैसन महोदय देते हैं। इस सभ्यता का सर्वेक्षण करता है, यानी कि सर्वेक्षण की जिम्मेदारी किसको मिलती है? कौन नेतृत्व करता है? तो कनिंघम महोदय करते हैं। और इन्हीं के नेतृत्व में पहले स्थल की खोज कौन करता है? दयाराम साहनी करते हैं। और वो खोजा गया पहला शहर या स्थल कौन था? हड़प्पा था। लेकिन इसका नामकरण किसने दिया था? तो जॉन मार्शल ने दिया था। किसने दिया था? जॉन मार्शल ने। तो ये चीजें स्पष्ट हो गई। तो क्या निकल के आता है? इन सब चीजों के बारे में ये 4 व्यक्तित्व हैं, इन व्यक्तित्वों का नाम आप याद रखिए। क्लियर है? इसके बाद हम क्या देखते हैं? इसके बारे में अन्य चीजें देखते हैं। क्या करते हैं? इसके बारे में अन्य चीजें देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इसकी उत्पत्ति या उद्भव कैसे हुई। क्या इसकी उत्पत्ति या उद्भवकर्ता या इसके निर्माणकर्ता कौन है, नेतृत्वकर्ता कौन है, इसके बारे में देख लेते हैं। क्लियर है? जब हम हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति या उद्भव की बात करते हैं तो विभिन्न इतिहासकारों में मतभेद निकल के आता है। क्या निकल के आता है? मतभेद निकल के आता है। और ये मतभेद 3 ग्रुप में बढ़ जाता है, 3 समूह में बढ़ता है। एक समूह होता है जो कहता है कि जो हड़प्पा सभ्यता का निर्माण करने वाले थे वो विदेशी थे। कौन थे हड़प्पाई? वो विदेशी थे। और विदेशी में भी मूलतः किसको माना जाता था? कि मेसोपोटामिया सभ्यता के लोग थे। कहाँ के थे? मेसोपोटामिया सभ्यता। मेसोपोटामिया सभ्यता इसी के समकालीन सभ्यता थी, जो कि कहाँ थी? वर्तमान आपके इराक में आती है। दजला फरात नदी उस समय कहा जाता है, उसी नदी के बीच में क्या थी? ये फली फूली थी। क्लियर है? तो उसके समकालीन मानते हैं कुछ विद्वान। और एक जो दूसरा ग्रुप निकल के आता है वो कहता है कि नहीं, ये विदेशी सभ्यता नहीं थी बल्कि ये आर्यन सभ्यता थी। क्या कहते हैं? कि आर्यन सभ्यता थी, आर्यों के द्वारा ही इसका निर्माण किया गया है। और एक जो तीसरा मत निकल के आता है समूह का, वो निकल के आता है कि ना तो ये विदेशी थी, ना तो ये आर्यों की सभ्यता थी, बल्कि ये स्वदेशी थी। और स्वदेश में ही क्रमिक विकास के रूप में इसका क्या होता है? विकास होता है, निर्माण होता है। किसका? हड़प्पा सभ्यता का। क्लियर है? तो 3 मत निकल के आते हैं। सबसे पहले कौन सी निकल के आती है? विदेशी। कौन सी निकल के आती है? विदेशी सिद्धांत। तो उत्पत्ति का विदेशी जो सिद्धांत है, वो विदेशी सिद्धांत कौन दिया था? किसने दिया था? व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। किसने दिया था? व्हीलर और वह गार्डन चाइल्ड महोदय ने। किसने दिया था? गार्डन चाइल्ड महोदय ने। तो एक तो ये निकल के आता है, तो किसने दिया था? व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। इन्होंने कहा था कि ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका निर्माण या इसका विकास कैसे होता है? मेसोपोटामिया की सभ्यता से ही इसका क्या होता है? निर्माण होता है। लेकिन इसको बाद में तर्क देकर इसको खंडित कर दिया जाता है। कैसे खंडित कर दिया जाता है? क्योंकि जो हड़प्पा सभ्यता जो मेसोपोटामिया की सभ्यता थी वो इसकी अपेक्षा बहुत कम नगरीकृत थी, या उसको नगरीकृत कहना उपयुक्त भी नहीं होगा, क्योंकि ये विश्व की जो कैसी है? पहली नगरीकृत सभ्यता है। कैसी है? पहली शहरी या नगरीकृत सभ्यता पूरे विश्व की सबसे बड़ी कौन सी है? आपकी हड़प्पा सभ्यता है। प्लस दूसरी जो वहां की लिपि है, तो वहां की जो लिपि है वो कैसी थी? वो कैसी थी? कीलनुमा थी। और प्लस बेलनाकार वहां के क्या थे? कीलनुमा वहां की लिपि थी। और वहां की जो मोहरें मिली हैं वो बेलनाकार है, जबकि अपने यहाँ की कैसी है? भाव चित्रात्मक लिपि है। और जो मोहरें मिली हैं वो वर्गाकार और कैसी है? आपके वृत्ताकार में है। क्लियर हो गया? फिर दूसरों में अंतर क्या आता है कि वहां पे मंदिरों के अवशेष मिलते हैं। कहां पे? आपके मेसोपोटामिया की सभ्यता में, जबकि हड़प्पा सभ्यता से किसी भी प्रकार के मंदिरों के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो इन तर्कों के आधार पर इसको खंडित कर दिया जाता है। लेकिन आप याद रखिएगा कि सिंधु घाटी सभ्यता को लेकर विदेशी उत्पत्ति को लेकर विदेशी सिद्धांत किसने दिया था? तो व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। किसने दिया था? व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने। दूसरा कौन सा सिद्धांत निकल के आता है? दूसरा निकाल के आता है आर्यन उत्पत्ति का। किसका निकल के आता है?
आर्यन उत्पत्ति का सिद्धांत। किसका? आर्यन उत्पत्ति का सिद्धांत। और ये जो आर्यन उत्पत्ति का सिद्धांत है, कौन सा? आर्यन उत्पत्ति का सिद्धांत, तो ये किसने दिया था? बीबी लाल ने। किसने दिया था? बीबी लाल ने। और कौन? एस.आर. राव। बीबी लाल व एस.आर. राव देते हैं। कौन देते हैं? एस.आर. राव देते हैं। और ये कहते हैं कि नहीं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है इसका भी निर्माण कैसे हुआ है? आर्यों के द्वारा ही किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? आर्यों के द्वारा किया गया है। लेकिन बाद में इनके मतों को भी खंडित कर दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जो आर्यन सभ्यता है जिनके द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण किया जाता है वो एक प्रकार से ग्रामीण सभ्यता थी, जबकि ये जो आपकी हड़प्पा सभ्यता है वो कैसी सभ्यता थी? शहरी और नगरी सभ्यता थी। इसलिए इनके भी विचारों को क्या कर दिया जाता है? खंडित कर दिया जाता है। फिर जो तीसरा सिद्धांत इसकी उत्पत्ति को लेकर, ये हम क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति या उद्भव को लेकर सिद्धांत। क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति व उद्भव। क्या देख रहे हैं? उत्पत्ति व उद्भव देख रहे हैं। पहला देख लिया, दूसरा देख लिया। अब जो तीसरा देख रहे हैं वो कौन सा हो जाएगा? हमारा अपना हो जाएगा स्वदेशी क्रमिक विकास का सिद्धांत। क्या देखेंगे? स्वदेशी क्रमिक विकास का सिद्धांत। स्वदेशी क्रमिक विकास का सिद्धांत। और ये किसने दिया था? ये दिया था आपके रोमिला थापर ने। किसने दिया था? एक तो थी रोमिला थापर। कौन थी? रोमिला थापर। और दूसरी कौन सी थी आपके? दूसरे थे अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। कौन थे? अमलानंद घोष। तो क्लियर है, इन्होंने कहा था कि नहीं, ये जो हड़प्पा सभ्यता है ये यही की सभ्यता थी। ये धीरे धीरे कृषि में जब क्या होती है? आत्मनिर्भर होते हैं, अधिशेष कृषि होती है। और उस अधिशेष कृषि को क्या करते हैं? उसका व्यापार व्यवसाय करते हैं। कांसे की खोज हो जाती है तो अपने आप में अपने ही विकास के क्रम में ये संपन्न होने लगती है। यानी कि इसकी उत्पत्ति यही की है और लोग इसी को ज्यादा प्रमाणिक मानते हैं। क्लियर हो गया? लेकिन आपको याद होना चाहिए कि सिंधु घाटी सभ्यता की उत्पत्ति या उद्भव को लेकर कितने मत हैं? 3 मत है। एक तो विदेशी सिद्धांत दिया गया है जिसे व्हीलर व गार्डन चाइल्ड ने दिया है। फिर दूसरा है आर्यन उत्पत्ति का सिद्धांत जिसे बीबी लाल व एस.आर. राव ने दिया है। और जो तीसरा निकल के आता है स्वदेशी क्रमिक विकास का सिद्धांत, इसको ज्यादा प्रमाणिक माना जाता है। और इसको किसने दिया था? रोमिला थापर और अमलानंद घोष ने। क्लियर हो गया? तो हमने क्या देख लिया? नामकरण देख लिया। इसके साथ हमने इससे संबंधित प्रमुख व्यक्तित्व को देख लिया और हमने इसके उत्पत्ति और उद्भव से संबंधित मत और सिद्धांत को भी हमने देख लिया। अब हम क्या देखेंगे? हम देखेंगे हड़प्पाई सभ्यता के चरण। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के क्या देखेंगे? चरण। 3 चरणों में इसका क्या होता है? विकास होता है। और इसका है ना, क्या देखते हैं हम? सिंधु घाटी सभ्यता के चरण देखते हैं, विकास के चरण। तो क्या देखेंगे? सभ्यता के विकास के चरण। क्या देखेंगे? सभ्यता के विकास के चरण। विकास के चरण। तो कितने चरण हैं? जैसा कि हमने बताया 3। कितने चरण हैं? 3 चरण हैं। पहला कौन सा निकल के आता है? पहला निकल के आता है हमारा जिसे बोला जाता है प्रारंभिक हड़प्पाई काल। क्या बोला जाता है इसको? प्रारंभिक हड़प्पाई काल। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक हड़प्पाई काल बोला जाता है। दूसरा जो है उसको क्या बोला जाता है? उसको बोला जाता है परिपक्व। क्या बोला जाता है? परिपक्व हड़प्पाई काल। क्या बोला जाता है? परिपक्व हड़प्पाई काल। क्लियर है? तो 2 काल हो गए, एक तो प्रारंभिक हो गया, दूसरा परिपक्व हो गया। और जो तीसरा निकल के आता है उसे बोलते हैं उत्तर हड़प्पाई काल। क्या बोलते हैं? उत्तर हड़प्पाई काल। तो तीसरा कौन सा हो जाएगा? ये आपका हो जाएगा। क्लियर? अब ये जो चरण है इसमें पूर्ण विकसित अवस्था भी है और इसके संक्रमण की है। यानी कि जहां से ओरिजिन होता है, जहां से इसके प्रारंभ होने की शुरुआत होती है, उसको भी शामिल किया गया है। और कहां-कहां इसके अंतिम अवशेष देखने को मिलते हैं, कहां से ये अंतिम अपने अस्तित्व को खो देती है, इस पूरे व्यवस्था को, इस पूरे काल को हमने 3 चरणों में बांट के रखा है। एक तो प्रारंभिक हड़प्पाई काल है और इसकी जो अवधि मानी जाती है वो अवधि मानी जाती है 3300 बीसी से। कहां से? 3300 बीसी से लेकर कहां तक? आपके 2900 बीसी तक। कहां तक? 2900 बीसी तक। क्लियर है? सॉरी 2600। 3300 बीसी से लेकर कहां तक है? 2600 बीसी तक। इसको क्या बोला जाता है? प्रारंभिक हड़प्पाई काल। क्या बोला जाता है? प्रारंभिक हड़प्पाई काल। और जो ये आपका परिपक्व है इसको लिया जाता है 2600 बीसी से। कहां से? 2600 बीसी से लेकर कहां तक माना जाता है? 1900 बीसी। कहां तक माना जाता है?
1900 बीसी तक माना जाता है। और ये जो उत्तर हड़प्पाई काल है इसको माना जाता है कहां से, आपके 1900 बीसी से। कहां से, 1900 बीसी से लेकर कहां तक माना जाता है, 1300 बीसी तक। कहां तक माना जाता है, 1300 बीसी तक माना जाता है। तो क्लियर हो गया। लेकिन इसका जो वास्तविक कार्यकाल माना जाता है, क्या वास्तविक कार्यकाल जो सर्वाधिक स्वीकार्य है वो माना जाता है 2500 बीसी से। कहां से, 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी। कहां तक माना जाता है, 1750 बीसी। तो हड़प्पा सभ्यता का जो कार्यकाल है वो कब से कब तक है, 2500 बीसी से 1750 बीसी, ये वास्तविक माना जाता है। लेकिन कार्बन डेटिंग के अनुसार ये इसका निर्धारण किया गया है। लेकिन जब चरण बनाए गए हैं तो ये चरण जब से प्रारंभ इसका प्रमाण मिलता है तब से लेके और जब तक इसका अंतिम प्रमाण जीवंत रहता है, उन सब को मिलाकर इसको 3 चरणों में बांट दिया गया है। प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर हड़प्पाई काल, जो कि 3300 से 2600 बीसी रहता है, और ये 2600 से 1900 बीसी, और ये 1900 से 1300 बीसी है। लेकिन एक्यूरेट जो कोर हड़प्पाई सभ्यता का जो काल माना जाता है, जो कार्बन डेटिंग के अनुसार निर्धारित किया गया है, वो 2500 बीसी से लेकर 1750 बीसी माना जाता है। क्लियर होगा, यहां तक की बात स्पष्ट हो गई। चलिए अब हम देखेंगे हड़प्पाई सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषताएं। सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता, इससे संबंधित आपका प्रश्न भी बन सकता है मुख्य परीक्षा में। किसमें से बन सकता है, मुख्य परीक्षा से बन सकता है, चाहे वो 5 नंबर का हो चाहे आपके 11 नंबर का, यहां से प्रश्न पूछे जाने की प्रबल संभावना है। कौन सा प्रश्न की सिंधु घाटी सभ्यता है, हड़प्पा सभ्यता की विशेषताएं बताइए। तो पहला क्या निकल के आता है सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, यह निकल के आता है कि ये कैसी थी, एक प्रकार की नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, यह नगरीय सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। ये पहली इसकी विशेषता निकल के आती है कि नगरीय सभ्यता थी। फिर दूसरा क्या निकल के आती है, समता मूलक सभ्यता थी। कैसी मूलक, समता मूलक सभ्यता थी। कैसी थी, समता मूलक सभ्यता थी। कहने का मतलब ये है कि यहाँ का जो समाज था उनमें वर्ग विभेद इतना जटिल नहीं था जितना वर्तमान में भारतीय समाज में व्याप्त हो गया है। यानी कि इनमें सौहार्द और एकता काफी ज्यादा देखने को मिलती थी। इसलिए इसको बोला जाता है कि यहाँ का जो समाज था और ये जो सभ्यता थी वो कैसी थी, समता मूलक सभ्यता थी। कैसी थी, सभ्यता समता मूलक। फिर निकल के आता है जो अगली विशेषता निकल के आती है कि विशालतम सभ्यता थी। कैसी थी, विशालतम सभ्यता। कैसी सभ्यता थी, विशालतम सभ्यता थी। अभी जब हम विस्तार देखेंगे तो बताएंगे कि यह 3 देशों में, भारत में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में इसका विस्तार है और लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। ये सभ्यता कैसी हो गई, आपकी कैसी हो गई, ये विशालतम सभ्यता हो गई। फिर इसको अलग अगली विशेषता क्या है कि कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, कांस्य युगीन सभ्यता थी। ये अगली विशेषता निकल के आती है। फिर लिखेंगे मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। वर्तमान समाज को देखा जाए तो जो वर्तमान हमारा समाज है, वर्तमान की क्या बात करें, इसके बाद जैसे ही हम प्रवेश करते कहाँ, वैदिक काल में, तब से लेकर आज तक का जो हमारा भारतीय समाज रहा है वो कैसा रहा है, पितृ सत्तात्मक रहा है। लेकिन यह वह काल था जहाँ पे यहाँ समय कैसा था, मात्र सत्तात्मक समाज था। तो यानी कि कैसी थी, मात्र सत्तात्मक। कैसी थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। कैसी थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। जब इसका सामाजिक व्यवस्था पढ़ेंगे तो वहां पे डिटेल से पढ़ेंगे क्यों इसको मात्र सत्तात्मक सभ्यता कहा जाता था। क्लियर हो गया। फिर इसको हम क्या बोलेंगे, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। अगला क्या निकल के आएगा, आद्य ऐतिहासिक। आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। कैसी सभ्यता थी, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता थी। क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पे लिपि तो मिली है लेकिन लिपि को पढ़ा नहीं गया है, तो ऐसे काल को हम किसमें रखते हैं, आद्य इतिहास में रखते हैं। तो आद्य ऐतिहासिक सभ्यता के रूप में केवल यही एक प्रमाण मिलता है, वो कौन थी, सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता की कौन कौन सी विशेषताएं हमने देख लिया कि यह नगरीय सभ्यता थी, विश्व की पहली नगरीय सभ्यता कही जाती है। ये विषमता मूलक सभ्यता थी, यानी कि समाज यहाँ पर समाजों में अंतर नहीं था, वर्ग में ज्यादा वर्ग विभेद की जटिलता नहीं थी। विशालतम सभ्यता थी, 3 देशों में फैली हुई सभ्यता है। फिर कांस्य युगीन सभ्यता है क्योंकि सर्वप्रथम कांसे का आविष्कार इसी काल में होता है। मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी और इसे क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। क्या कहा जाता है, आद्य ऐतिहासिक सभ्यता। तो क्लियर है, क्या क्या देख लिया हमने देख लिया इसका नामकरण। क्या देख लिया, नामकरण। एक बार रिवाइज भी करके चले। नामकरण के साथ हमने व्यक्तित्व देख लिया। क्या देख लिया, व्यक्तित्वों के बारे में जो इससे जुड़े हैं इसके प्रारंभ से। इसके बाद हमने क्या देख लिया, उत्पत्ति या उद्भव। क्या देख लिया,
उत्पत्ति या उद्भव देख लिया, इसके बाद हमने देख लिया इसका चरण, विकास के चरण देख लिए, और फिर हमने इसका क्या देख लिया, स्वरूप व विशेषता। क्या देख लिया, स्वरूप व विशेषता। तो ये 5 चीजें हम देख चुके हैं। अब अगला हम क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। क्या देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार, कि इसका विस्तार भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में कहां और कैसे था। क्लियर है। चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार क्या देखते हैं, विस्तार। तो विस्तार में जो सबसे पहले निकल के आता है कि किन किन देशों में इसके प्रमाण मिलते हैं, किन किन देशों में ये फैली थी। एक तो भारत में, वर्तमान की मैं बात कर रहा हूं, तो वर्तमान भारत में, फिर इसके बाद पाकिस्तान में, कहा, पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के बाद कहा, अफगानिस्तान का सुटका गेंडोर। तो कहा, अफगानिस्तान। तो देशों की बात करें तो कितने देशों में फैली थी, 3 देशों में। कितने देशों में, 3 देशों में। और वास्तव में देखा जाए तो इन तीनों को ही मिलाकर हम क्या बोलते हैं, अखंड भारत। क्या बोलते हैं, अखंड भारत। यानी कि अखंड भारत का हिस्सा थे, लेकिन वर्तमान में विभाजन के बाद ये भारत से क्या हो गए, मुख्य भारत से अलग हो गए। क्लियर। अब इन तीनों को मिला के इसका कुल क्षेत्रफल कितना निकल के आता है, तो जो इसका कुल क्षेत्रफल निकल के आता है तो लगभग 13 लाख, कितना, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर में फैली हुई ये सभ्यता थी। कौन सी, आपकी सिंधु घाटी सभ्यता। और इस सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार का आकार कैसा था, क्या पूछता है, आकार कैसा था। तो ये आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। कैसा था, त्रिभुजाकार। कैसे त्रिभुजाकार है, अब भारत का मैप बनाकर इसको हम देखने का प्रयास करेंगे। तो विस्तार के बारे में 3 तथ्य क्या निकल के आते हैं कि भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ये फैली थी, 3 देशों में। क्षेत्रफल इसका लगभग 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर था, और आकार जो इसका था वो कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। अब देखेंगे कैसे ये त्रिभुजाकार था और कहां कहां पे फैला था। कौन से इसकी उत्तरी सीमा बनाने वाला स्थल था, कौन से इसकी दक्षिणी सीमा बनाने वाला स्थल था, कौन पश्चिमी और कौन पूर्वी सीमा बनाने वाला स्थल था। क्लियर है। तो आइए इसको मैप से देखने का प्रयास करते हैं। ठीक, चलिए अब ये देखते हैं हम, ये कैसा है, ये वर्तमान का हमारा भारत है। कैसा है, वर्तमान का हमारा भारत है। इसके जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था जम्मू कश्मीर में, उसे कहा जाता था, क्या कहा जाता था उसको, मांडा। क्या कहा जाता था, मांडा इसका उत्तरी क्षेत्र था। जो इसका सबसे पश्चिमी क्षेत्र था वो आलमगीरपुर था, जो वर्तमान मेरठ उत्तर प्रदेश के आसपास है। जो इसका जो दक्षिणी क्षेत्र था उसको क्या बोला जाता था, दैमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, प्रवरा नदी के किनारे। और इसका जो सबसे पूर्वी क्षेत्र था उसको बोला जाता था सुटका गेंडोर, जो कि वर्तमान कहाँ है, वर्तमान आपके अफगानिस्तान में। क्लियर है। अब इसको मिलाते हैं तो देखो कैसे इसकी आकृति कैसे बनती है, त्रिभुजाकार। कैसी आकृति बनती है, त्रिभुजाकार। तो इस तरीके से त्रिभुजाकार में, कैसे, इस तरीके से त्रिभुजाकार में ये हमारी पूरी सभ्यता फैली थी। और इसी का जो टोटल क्षेत्रफल था वो कितना था, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। कितना था, 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। अब ये जो सबसे उत्तरी क्षेत्र था ये था, इसको कहा जाता था मांडा। क्या कहा जाता था, मांडा। और ये मांडा कहाँ था, आपके जम्मू एंड कश्मीर में। कहाँ था, जम्मू एंड कश्मीर में। और किस नदी के किनारे था, ये नदी निकल के आती है चिनाब। कौन सी निकल के आती है, चिनाब। तो यह किस नदी के किनारे था, चिनाब नदी के किनारे था। ये जो पूर्वी है, सॉरी, ये जो सबसे पूर्वी है, इसको क्या बोला जाता था, आलमगीरपुर। क्या बोला जाता था, आलमगीरपुर। क्या बोला जाता था, आलमगीरपुर। और ये वर्तमान उत्तर प्रदेश मेरठ के पास है। कहाँ है, उत्तर प्रदेश मेरठ के पास है। और यह किस नदी के किनारे था, तो हिंडन नदी। किसके किनारे था, हिंडन नदी। कौन सी नदी थी, हिंडन नदी। क्लियर है। तो जो उत्तरी स्थल था वो किसके किनारे, चिनाब। क्यों, क्योंकि ये जो सभ्यता थी, या यूं कहो कि प्राचीन काल में जो मानव था वो अपने लिए सबसे उपयुक्त जो निवास का स्थल मानता था, वो किसी न किसी बड़े जल स्रोत के रूप में मानता था। और जल स्रोत में भी जो सबसे बेहतरीन जल स्रोत माना जाता था वो नदियां हुआ करती थी, क्योंकि ये कैसी थी, सदा नीरा थी, सदैव चलने वाली, चलायमान इनका जल रहता था। तो जल भी इनका पवित्र रहता था, यानी कि उपयोग योग्य रहता था। इसलिए नदियों के किनारे ही ये स्थल मिले हैं तमाम जितने हैं। ये जो सबसे दक्षिणी है
इसको बोला जाता है दैमाबाद। क्या बोला जाता है? दैमाबाद। और ये दैमाबाद वर्तमान में कहाँ है? महाराष्ट्र में। कहाँ है? महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र में किस नदी के किनारे? तो प्रवरा नदी। कौन सी नदी? प्रवरा नदी के किनारे। किसके किनारे मिलती है? प्रवरा नदी के किनारे। क्लियर है? चलिए अब इसके बाद हम देखते हैं ये जो पूर्वी स्थल है, सॉरी पश्चिमी स्थल, ये क्या है? सुतका गेंडोर। इसको क्या बोलते हैं? सुतका गेंडोर। क्या बोलते हैं? सुतका गेंडोर बोलते हैं। ये वर्तमान अफगानिस्तान में पड़ता है। और कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान में। और किस नदी के किनारे है? तो इस नदी का नाम क्या है? इसका नाम है आपके दाश्त नदी। कौन सी है? दाश्त नदी। कौन सी नदी हो गई? दाश्त नदी। कौन सी? दाश्त नदी। क्लियर है? तो ये इसका क्या हो गया? विस्तार। क्या हो गया? विस्तार। तो विस्तार में हमने क्या देखा कि ये जो है 3 देशों में, यानी कि पाकिस्तान हो गया, भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया और अफगानिस्तान में फैली है। कुल इसका क्षेत्रफल 13 लाख किलोमीटर स्क्वायर है। किस आकार में? त्रिभुजाकार में फैला है। उत्तरी जो स्थल है मांडा है जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। पूर्वी स्थल जो है वो आलमगीरपुर है उत्तर प्रदेश में हिंडन नदी के किनारे। जो दक्षिणी स्थल है वो दैमाबाद है महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे। और जो इसका सबसे पश्चिमी स्थल है वो सुतका गेंडोर है अफगानिस्तान में दाश्त नदी के किनारे। तो क्लियर हो गया? ये हमने किसके बारे में देख लिया? विस्तार के बारे में। किसके बारे में देख लिया? विस्तार के बारे में। अब हम किसके बारे में देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन। क्या देखेंगे? सिंधु घाटी सभ्यता का नगर नियोजन देखेंगे। वास्तव में जो सिंधु घाटी सभ्यता की पहचान है इतिहास में, जो विशेष पहचान है वो सिर्फ इसके नगरीय नियोजन की व्यवस्था के कारण ही है। और नगरीय नियोजन की व्यवस्था इसकी इतनी विशेष थी कि इसी नगरीय नियोजन व्यवस्था से ही प्रेरित होकर जो वर्तमान में आपके 100 शहरों में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है वो कहीं न कहीं यहीं से क्या होता है? प्रेरणा लेता है। जब इसकी नगरीय नियोजन की हम व्यवस्था देखेंगे, नगरीय नियोजन में देखेंगे कि शहरों को कितने भागों में बांटा गया था, सुरक्षा के लिए क्या व्यवस्था की गई थी, किस प्रकार के घर हुआ करते थे, स्नानागार, वहां पे सार्वजनिक स्थल कौन कौन से थे, फिर हम देखेंगे सड़कें किस प्रकार थी। इन तमाम चीजों को जो हम देखेंगे तो आपको स्पष्ट हो जाएगा कि ऐसा नगर जो कि वर्तमान में भी, वर्तमान भारत में भी या आधुनिक भारत में भी देखने को बहुत कम मिलते हैं, वो आपके किस काल में देखने को मिलते हैं? 2500 बीसी से 1750 बीसी के बीच में, यानी कि बहुत पहले ही देखने को मिल जाते हैं। क्लियर है? तो हम क्या देखने वाले हैं? इसका नगरीय नियोजन। क्या देखेंगे? नगरीय नियोजन। क्या देखेंगे हम? नगर नियोजन। इसका क्या देखने वाले हैं? नगर नियोजन। क्या देखेंगे? नगर नियोजन। तो जब नगर नियोजन की हम बात करते हैं तो सबसे पहला क्या निकल के आता है? नगर विभाजन। क्या निकल के आता है? नगर विभाजन। क्लियर है? नगर विभाजन। ये जो यहाँ के जो स्थल मिले हैं, इन जो स्थल, जो शहरी स्थल है, इन जो शहरों का विभाजन किया है 2 भागों में। कितने भागों में बांटा गया है? इनको 2 भागों में बांटा गया है। एक को बोला गया है क्या? एक को बोला गया है पश्चिमी टीला। क्या बोला गया है? पश्चिमी टीला। क्या बोला गया है? पश्चिमी टीला। तो कितने भागों में बांटा गया है? 2। एक पश्चिमी टीला और दूसरा कौन सा? पूर्वी टीला। क्या बांटा गया है? पूर्वी टीला। क्लियर है? तो कितने भागों में नगरों को बांटा जाता था? 2 भागों में। एक पश्चिमी टीला होता है और दूसरा कौन सा था? पूर्वी टीला। ये जो पश्चिमी टीला था ये किसके लिए हुआ करता था? ये होता है उच्च वर्ग के लोगों के लिए रहने के लिए। किसके? उच्च वर्ग के। किसके लिए? उच्च वर्ग के लोग किस भाग में रहते थे? उच्च वर्ग के लोग आपके पश्चिमी टीला वाले भाग में रहते थे। जैसे हमने कहा पुरोहित हो गए और कौन से हो गए यहाँ पे? पुरोहित वगैरह। मुख्यतः किसके बारे में बात करते हैं? पुरोहित के बारे में। क्लियर है? इसके बाद देखते हैं कि ये जो पश्चिमी टीला हुआ करता था ये दुर्ग युक्त था। कैसा था? दुर्ग युक्त। दुर्ग युक्त। दुर्ग किसे कहा जाता है? ऐसा निवास स्थल। क्या? ऐसा निवास स्थल, जैसे मैंने कहा कि ये क्या हो गया? ये किसी भी क्षेत्र का क्या हो गया? शहर हो गया ये कोई, और ऐसे शहर बटा हुआ है और इस शहर के किनारे हम क्या कर दें? इस शहर के किनारे हम एक मोटी बड़ी सी क्या बना दें? दीवार बना दें। और इसी दीवार को क्या कहा जाता था? दुर्ग। क्या कहा जाता था? दुर्ग कहा जाता था। और ये दुर्ग आपके प्राकृतिक भी है, वर्तमान में तो देखते हैं प्राकृतिक भी मिलते हैं, जैसे नदियों के किनारे बनाया जाता था। तो ये जैसा था दुर्ग। तो ये दुर्ग क्या दोनों टीले में थे? नहीं, सिर्फ किसमें देखने को मिलता था? पश्चिमी टीला। और पश्चिमी टीला किसके लिए निवास के लिए था? उच्च वर्ग के लोगों के लिए। और ये जो पूर्वी टीला हुआ करता था ये किसके लिए होता था? सामान्य जन के लिए। किसके लिए? सामान्य जन। तो जो सामान्य जन थे वो कहाँ पे निवास करते थे? आपके पूर्वी टीला में। और ये कैसा था? दुर्ग रहित। ये कैसे होते थे? सामान्यतः दुर्ग रहित होते थे। क्लियर है?
तो नगर विभाजन आपका इस नगर नियोजन में इस तरीके से निकल के आता है कि नगरों को हमने कितने भागों में बांट दिया था, 2 भागों में। एक पश्चिमी टीला था जिसमें उच्च वर्ग के लोग रहते थे जो दुर्ग युक्त होता था, और एक आपका पूर्वी टीला था जिसमें सामान्य लोग रहते थे और ये कैसा होता था, दुर्ग रहित। क्या कैसा रहता था, दुर्ग रहित। अब इसके बाद हम क्या देखेंगे, सड़कों के बारे में। किसके बारे में देखेंगे, सड़कों के बारे में कि इस काल में सड़कें कैसी थी। दूसरा क्या देखेंगे नगर नियोजन में, सड़कें। किसके बारे में, सड़कें। अब यहाँ की जो सड़कें थी, क्या देखते हैं, यहाँ की जो सड़कें थी उन सड़कों के बारे में निकल के आता है कि ये सड़कें कैसी थी, बेहद चौड़ी सड़कें थी। जो मुख्य सड़कें थी, क्या, जो मुख्य सड़कें थी वो मुख्य सड़कें आपकी 30 फीट लंबी चौड़ी होती थी। कितनी, 30 फीट चौड़ी होती थी। और जो गलियां होती थी, क्या होती थी, जो गलियां होती थी ये लगभग 6 से 7 फीट चौड़ी होती थी। कैसी होती थी, 6 से 7 फीट चौड़ी होती थी। और ये जो सड़कें होती थी ये समकोण पर काटती थी। किस पर काटती थी, समकोण पर काटती थी। तो एक दूसरे को कैसे काटती थी, समकोण पर। कहने का मतलब है कि इस तरीके से। कैसे काटती थी, इस तरीके से। क्लियर है, तो इस तरीके से समकोण पर काटती थी। ये क्या हो गया हमारा, ये हमारा समकोण हो गया। क्या हो गया, समकोण। तो ये समकोण पर काटती थी। इसका मतलब इस तरीके से बनाने के पीछे का उद्देश्य ये होता था कि कोई भी हवा चले, इन चारों में से किसी भी दिशा की हवा चले तो प्राकृतिक हवा के माध्यम से ये सड़कें क्या हो जाती थी, स्वयं साफ हो जाया करती थी। इसीलिए इन सड़कों का निर्माण कैसे किया गया था, समकोण पर। ये कैसे काटती थी, एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। क्लियर हो गया, ये चीजें निकल कर आती हैं। और इन्हीं सड़कों के किनारे आपके पक्की नालियां देखने को मिलती हैं। सड़कों के किनारे प्रकाश की व्यवस्था की जाती थी, लैंप लगाए जाते थे, रुकने के लिए चबूतरे बनाए जाते थे। सड़कों के किनारे व्यापार के लिए, दुकानें लगाने के लिए बड़े बड़े चबूतरों का निर्माण किया जाता था। ये सारी व्यवस्था देखने को मिलती है कहां पे, आपके सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में। किसमें मिलती है, सिंधु घाटी सभ्यता के नगर नियोजन में। अब नगर नियोजन में जो हम देखेंगे, किसके बारे में देखेंगे, स्नानागार। किसके बारे में देखेंगे, स्नानागार के बारे में। क्लियर, स्नानागार और बारे में देखते हैं। अब हम देखते हैं स्नानागार के बारे में। किसके बारे में, स्नानागार। तो यहां से जो सबसे बड़ा स्नानागार देखने को मिलता है वो कहां का मिलता है, मोहनजोदड़ो का। कहां का मिलता है, मोहनजोदड़ो का स्नानागार जो सबसे बड़ा है। और इसका जो आकार था उसके बारे में निकल के आता है, क्योंकि ये एमपीपीएससी मुख्य परीक्षा में 3 नंबर में पूछा भी गया है। तो क्या है, जब इसकी हम क्या करते हैं, लंबाई की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, लंबाई। तो ये कितनी निकल के आती है, 11.88 मीटर। कितनी निकल के आती है, 11.88 मीटर। फिर किसकी बात करते हैं, चौड़ाई की। किसकी बात करें, चौड़ाई की। तो ये कितना निकल के आता है, 7.01 मीटर। कितना निकल के आता है, 7.01 मीटर। और जब इसकी गहराई की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, गहराई की, तो ये कितना निकल के आता है, 2.43 मीटर। कितना, 2.43 मीटर। और ये जो स्नानागार हुआ करता था ये चारों तरफ से कैसे होता था, सीढ़ियों से, पक्की सीढ़ियों से क्या होता था, घिरा हुआ करता था। और इसमें नवीन जल यानी कि स्वच्छ जल प्रवेश करने के लिए भी व्यवस्था थी, पाइप लगाई गई थी। और वहां का जो गंदा जल था उसको बाहर निष्कासन करने के लिए भी व्यवस्था थी। यानी कि ये उस समय का क्या था, आधुनिक समय में जिसको हम स्विमिंग पूल कहते हैं, ऐसी व्यवस्थाएं आपको कहां देखने को मिलती थी, उस समय पर, जिसे क्या कहा जाता था, स्नानागार। अब ये जो स्नानागार था तो क्या व्यक्तिगत होता था, तो नहीं, ये कैसा होता था, ये सार्वजनिक। कैसा होता था, सार्वजनिक स्थल था। कैसा था, सार्वजनिक स्थल, या यूं कहें कि सार्वजनिक स्थल निर्माण का स्थल था। और इसका प्रयोग सामान्यतः किस लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों के लिए। किसके लिए किया जाता था, धार्मिक अनुष्ठानों। जब कोई किसी प्रकार का उस क्षेत्र में बड़ा धार्मिक अनुष्ठान करना है तो स्नान के लिए किसका प्रयोग करते थे, स्नानागार का प्रयोग करते थे। जैसे आज भी आपके यहाँ देखते हो, विवाह के उपरांत चौथी छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो जब क्या होता है, आज बारात वापस घर आ जाती है तो उसके उसी दिन शाम को या अगले दिन चौथी छुड़ाने के लिए जाते हैं। तो वो एक प्रकार का क्या है, वो भी एक प्रकार का क्या है, अनुष्ठान ही है हमारे, क्या लोकाचार का वो अनुष्ठान है। तो इसी प्रकार के अनुष्ठानों को संपन्न कराने के लिए, तो किसके लिए, अनुष्ठानिक गतिविधियों के लिए। किसके लिए, अनुष्ठानिक कार्यों के लिए। किसके लिए, कार्यों में इसका क्या किया जाता था, प्रयोग। किस क्या किया जाता था, प्रयोग। और ये क्या था, विशाल स्नानागार। क्या था, विशाल स्नानागार। तो क्लियर, देख लिया। इसके बाद हम क्या देखते हैं, अन्नागार के बारे में। किसके बारे में देखते हैं, अन्नागार। किसके बारे में देखते हैं, अन्नागार के बारे में देखते हैं। क्लियर है। अब ये जो अन्नागार है, नाम से स्पष्ट है, क्या है,
अन्न को रखने वाला जो निर्माण किया गया है, भवन बनाया गया है, उसे क्या कहा जाता था? अन्नागार। और ये सभ्यता का सबसे क्या, सभ्यता का सबसे बड़ा क्या, सभ्यता का सबसे बड़ा क्या हुआ करता था? भवन हुआ करता था। क्या होता था? सबसे बड़ा भवन या भवन निर्माण हुआ करता था। कौन? आपका क्या? अन्नागार। कौन सा? अन्नागार। और जो सबसे बड़ा अन्नागार या स्नानागार है, ये दोनों कहां से मिलते हैं? आपके मोहनजोदड़ो से। कहां से मिलते हैं? मोहनजोदड़ो से। देखने को हड़प्पा में भी मिलते हैं, लेकिन सबसे बड़े कहां पे मिलते हैं? सर्वाधिक आपके मोहनजोदड़ो में। क्लियर है? तो नगर नियोजन में हमने क्या देख लिया? नगर नियोजन में हमने देख लिया विभाजन। किसके बारे में? नगर का विभाजन देख लिया था हमने, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला में। फिर हमने सड़कों के बारे में देख लिया था, हमने स्नानागार के बारे में देख लिया, और हमने किसके बारे में देख लिया? अन्नागार के बारे में देख लिया। क्लियर है? अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब हम देखेंगे कि इसके भवन कैसे हुआ करते थे, मतलब इस सभ्यता में जो निर्मित भवन थे उनका स्वरूप कैसा था। अब किसके बारे में देखते हैं? भवन, यानी कि घर कैसे हुआ करते थे। क्लियर? अब जब घरों की बात करें तो घरों में किसके? पक्के ईंटों के। किसके? पक्के ईंटों से बनते थे। किससे बनते थे? पक्के ईंटों से बनाए जाते थे। और ये जो घर थे वो कैसे होते थे? सामान्यतः द्विमंजिला। कैसे होते थे? द्विमंजिला घरों का निर्माण किया जाता था। और अगली चीज क्या निकल के आती है कि इनके जो दरवाजे थे, क्या? इनके जो दरवाजे प्लस खिड़की थी, क्या? दरवाजे प्लस खिड़की थी, ये सड़क की ओर नहीं खुलते थे, बल्कि सड़क के विपरीत दिशा में पीछे की ओर खुलते थे। तो ये किधर खुलते थे? सड़क के विपरीत। कहां खुलते थे? सड़क के विपरीत। क्लियर है? लेकिन एक स्थल मिलेगा लोथल, जब हम देखेंगे गुजरात में है, वो एकमात्र ऐसा हड़प्पा स्थल है कि जिसके जो घरों के जो दरवाजे खिड़की थे ये सड़क के विपरीत न खुल के सड़क की ओर ही क्या हुआ करते थे? खुला करते थे। क्लियर है? चलिए अगला हम क्या देखेंगे इसके बारे में? क्या देख लिया हमने? अब यहाँ पर क्या होता था? आंगन में कुएं बनाए जाते थे। क्या बनाए जाते थे? आंगन में जल स्रोत के रूप में किसका निर्माण किया जाता था? कुओं का। किसका निर्माण किया जाता था? कुओं में। और यहाँ पे जिसको हम वर्तमान में बाथरूम, लैट बाथ कहते हैं, ये दोनों की व्यवस्था थी। यानी कि यहाँ पे स्नानागार, क्या? स्नानागार की व्यवस्था थी। किसकी थी? स्नानागार की। क्लियर? फिर अगला क्या निकल के आता है? यहीं से पक्की नालियां बना दी जाती थी। क्या बना दी जाती थी? पक्की नालियां बना दी जाती थी। और इन्हीं पक्की नालियों को किसमें जोड़ा जाता था? शहर के मुख्य नाले में जोड़ दिया जाता था। यानी कि यहाँ से जो जल अपशिष्ट भी निकलता था वो घर में या अगल बगल की गंदगी न फैलाकर वो क्या करता था? सीधे बंद नालों में, पक्के नालों में जुड़ता था। तो इतनी बेहतर तरीके से व्यवस्था थी। यानी कि जिसको आज हम स्वच्छ भारत अभियान कहते हैं, वो तमाम चीजें स्वच्छ भारत अभियान की चाहे व्यवस्था हो, चाहे उसको हम किसके रूप में देखें? स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के देखें, तो ये सारी धारणाएं कहीं न कहीं कहां से ली गई हैं? आपके सिंधु घाटी सभ्यता। तो किस प्रकार के भवनों में ईंटें प्रयोग की जाती थी? पक्की प्रकार की ईंटों का प्रयोग होता था। द्विमंजिला सामान्यतः घर होते थे, दरवाजे व खिड़की सड़क के विपरीत खुला करते थे। आंगन में कुओं की व्यवस्था थी, स्नानागार हुआ करता था, और पक्की नालियों की व्यवस्था की गई थी घर के जल अपशिष्ट को बाहर निकालने के लिए, जो जाके मुख्य नाले में मिलती थी। क्लियर हो गया? ये हमने देख लिया यहाँ के भवन की विशेषताएं देख ली। अब हम किसके बारे में देखेंगे? अब क्या देखेंगे? जल निकासी। जल निकासी की जब हम बात करते हैं तो आपको पता हो, चाहे वो नाली हो, क्या हो? छोटी नाली हो या बड़े नाले हो, क्या हो? बड़े नाले हो, ये दोनों कैसे होते थे? ये पक्के होते थे। कैसे होते थे? पक्के होते थे। प्लस ये कैसे होते थे? ढके होते थे। कैसे होते थे? ढके, यानी कि बंद हुआ करते थे। कैसे हुआ करते थे? बंद और ढके हुआ करते थे। कौन से? आपके नाली, है ना? क्लियर है? तो इसकी विशेषता यही है कि यहाँ की चाहे जो नालियां हो वो सब कैसी थी? बंद और पक्की ढकी हुई हुआ करती थी, ताकि क्या हो? मच्छरों की उत्पत्ति यहाँ पे ना हो, गंदगी ज्यादा शहर में न फैले। और प्लस ये नालियां किधर से? सड़क के बगल से ही जाती थी। और इसी नालियों के ऊपर किसका? डस्टबिन बड़े बड़े बना दिए जाते थे। मतलब एक ऐसा निर्माण घर बना दिया जाता था जिसमें क्या किया जाता था कि सूखे कचड़ों को भी क्या किया जाता? डाला जाता था। तो ये तमाम व्यवस्थाएं आपके कहां देखने को मिलती हैं? हड़प्पा सभ्यता में। तो जो हड़प्पा सभ्यता का जो नगरीय नियोजन है वो कितना बेहतर और कितना खूबसूरत था, आप यहाँ से अंदाजा लगा सकते हैं। इसको पूर्णतः अभी भी बहुत सारे शहर में ये चीजें वहां पे नहीं देखने को मिलती है। क्लियर हो गया? तो आज के वीडियो में हमने किसको देखा?
आज के वीडियो में हमने देख लिया नामकरण, क्या देख लिया हमने, नामकरण देख लिया कि क्यों इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसको हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है, क्यों इसको कांस्ययुगीन सभ्यता कहा जाता है। फिर इसके बाद हमने व्यक्तित्व देख लिया, क्या देख लिया, व्यक्तित्व देख लिया। व्यक्तित्व में हमने देखा था कि सर्वप्रथम जानकारी चार्ल्स मैसन देते हैं, सर्वेक्षणकर्ता कनिंघम महोदय होते हैं, और इसके जो नामकरण सबसे पहले इसका दिया था वो कौन थे, आपके जॉन मार्शल थे, और पहले स्थल की खोज किसने की थी, वो दयाराम साहनी ने की थी। फिर इसके बाद हम देखते हैं उद्भव के बारे में, किसके बारे में देखते हैं, उद्भव के बारे में। तो तीन इसको लेकर मत निकलते हैं। एक विदेशी मत था जिसे मेसोपोटामिया के ही लोगों द्वारा इसका निर्माण किया गया, ये बताया जाता था, और ये मत किसने दिया था, व्हीलर और गार्डन चाइल्ड ने दिया था। और दूसरा मत था आर्यन का, जिसे किसने दिया था, बीबी लाल, और किसने दिया था, एस.आर. राव ने दिया था। और जो तीसरा मत था वो स्वदेशी क्रमिक विकास का सिद्धांत था, जिसे सर्वमान्य माना जाता है, वो रोमिला थापर और अमलानंद घोष ने दिया था। फिर इसके चरण देखे जाते हैं, क्या देखे जाते हैं, चरण। तीन इसके चरण थे, एक प्रारंभिक था, और दूसरा कौन सा था इसका, परिपक्व, और तीसरा कौन सा था, उत्तर हड़प्पाई काल होता है। और ये पहला जो था वो 3300 से कहां तक, आपके 2600 बीसी तक, दूसरा जो है वो 2600 से 1900 बीसी तक, और जो तीसरा निकल के आता है 1900 से 1300 बीसी तक निकल के आता है। क्लियर है। फिर इसके बाद हमने किसके बारे में देखा था, ये हमने नगर देख लिया था, व्यक्तित्व देख लिया था, उद्भव देख लिया था, चरण देख लिया था, क्या देख लिया था, चरण के बारे में देख लिया था। क्लियर है। फिर हमने क्या देखा, इसकी विशेषता, क्या देखी, इसकी विशेषता, किसके बारे में देखा था, विशेषता। विशेषता में हमने देखा कि कैसी थी ये एक नगरीय और शहरी सभ्यता थी, विशालतम सभ्यता थी, कांस्ययुगीन सभ्यता थी, क्षमता मूलक सभ्यता थी, मात्र सत्तात्मक सभ्यता थी। ये सब चीजें इसकी विशेषता में शामिल थी। फिर हमने किसके बारे में देखा, फिर हमने इसका विस्तार देखा, क्या देखा, विस्तार देखा कि ये जो सभ्यता है आपकी, ये भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में 13 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैली है, त्रिभुजाकार आकृति में फैली है। उत्तरी सीमा मांडा, जम्मू कश्मीर, चिनाब नदी के किनारे, पूर्वी सीमा आलमगीरपुर, हिंडन नदी के किनारे, उत्तर प्रदेश, दक्षिणी सीमा दैमाबाद, महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे, और जो पश्चिमी सीमा थी वो आपके सुरगा गेंडोर थी, अफगानिस्तान में दाश्क नदी के किनारे। विस्तार देख लिया था। विस्तार के बाद हमने किसके बारे में देखा था, नगर नियोजन। किसके बारे में देखा, नगर नियोजन के बारे में देखा। और नगर नियोजन में हमने किसके बारे में देखा, सबसे पहले नगर विभाजन, क्या देखा, नगर विभाजन देखा। और नगर विभाजन में हमने देखा कि दो भागों में बांटा गया था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला उच्च वर्गों के लिए दुर्ग युक्त और पूर्वी टीला सामान्य लोगों के लिए दुर्ग रहित होता था। फिर हमने नगर विभाजन के बाद हमने किसको देखा, सड़कों के बारे में। किसके बारे में देखा, सड़कों के बारे में, कि यहाँ की जो सड़कें थी वो कैसी थी, ये सड़कें चौड़ी थी। जो मुख्य सड़कें थी 30-30 फीट तक चौड़ी थी, जो गलियां थी वो 6 से 7 फीट तक चौड़ी थी। ये एक दूसरे को समकोण पर काटती थी ताकि हवाओं के द्वारा प्राकृतिक रूप से ये साफ हो सके। सड़कों के बाद जो हमने फिर अगली चीज देखी थी वो स्नानागार। किसके बारे में देखा था, स्नानागार के बारे में देखा था। और जो स्नानागार था वो सबसे बड़ा कहाँ मिलता है, आपके मोहनजोदड़ो में मिलता था। ये एक सार्वजनिक अनुष्ठान को आयोजित करने के लिए बनाए गए सार्वजनिक भवन हुआ करते थे। लेकिन इसका ये जो सबसे बड़ा मिला है आपके बृहद स्नानागार, इसकी जब लंबाई की हम बात करते हैं तो 11.88 मीटर, चौड़ाई की बात करते हैं तो 7.01 मीटर, और गहराई की बात करते हैं तो 2.43 मीटर निकल के आता है। क्लियर है। स्नानागार के बाद हमने अन्नागार के बारे में देखा। किसके बारे में, अन्नागार के बारे में देखा। और सभ्यता का जो सबसे बड़ा भवन बताया जाता है वो मोहनजोदड़ो का अन्नागार बताया जाता है। इसके बाद हमने भवन के बारे में देखा। किसके बारे में, भवन या घरों के बारे में देखा। और ये पक्के ईंटों से बनाए जाते थे, द्विमंजिला हुआ करते थे, और इनके जो खिड़की दरवाजे थे वो सड़क के विपरीत दिशा में खुला करते थे। इनके आंगन में कुएं की व्यवस्था थी, स्नानागार था, और नालियों के द्वारा जल अपशिष्ट निकाले जाने की व्यवस्था थी। फिर नालियों की स्थिति देख ली कि हमने पक्की नालियों का निर्माण किया गया था, और ये पक्की नालियां बंद हुआ करती थी। कैसे हुआ करती थी, बंद हुआ करती थी। इन तमाम चीजों को हमने आज के हड़प्पा सभ्यता में देख लिया। इसके अगले वीडियो में हम किस किस चीजों को देखेंगे, तो यहाँ का सामाजिक जीवन देखेंगे। क्या देखेंगे, सामाजिक जीवन देखेंगे। यहाँ का राजनैतिक जीवन देखेंगे। राजनैतिक जीवन के साथ यहाँ का हम आर्थिक जीवन देखेंगे। कैसा देखेंगे, आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन के बाद यहाँ का धार्मिक जीवन देखेंगे। क्या देखेंगे, धार्मिक जीवन देखेंगे। और धार्मिक जीवन के साथ साथ यहाँ की लिपि देखेंगे। क्या देखेंगे, लिपि देखेंगे। लिपि के साथ देखेंगे इसके पतन के कारण। क्या देखेंगे, पतन के कारण देखेंगे। और अंत में प्रमुख जो स्थल है हड़प्पा के उनको देखेंगे। जैसे हो गया हड़प्पा, हो गया मोहनजोदड़ो,
दड़ हो गया, चन्नू दड़ हो गया, रोपड़ हो गया, बनवाली हो गया, कालीबंगा हो गया और धौलागिरा हो गया, आपका लोथल हो गया, रंगपुर हो गया। इन सब चीजों को देखेंगे कि ये कहां पर स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से कौन कौन से साक्ष्य मिले हैं, कौन कौन से अवशेष पुरातात्विक मिले हुए हैं, इन तमाम चीजों को देखेंगे। और इसके साथ ये हमारा जो टॉपिक है आपका आद्य ऐतिहासिक काल का जो सिंधु घाटी सभ्यता है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आई होप इतना जो अभी पढ़ाया गया है ये आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। इसको हमने संक्षिप्त में रिवीजन भी करा दिया है, तो इसकी आप अपनी नोट्स बनाते चलिएगा और प्लस इसको एक दो बार रिवाइज कर लेंगे तो सदैव के लिए टॉपिक आपका हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कोई अगर सुझाव की स्थिति होगी, अभी क्या है कि वीडियो की क्वालिटी थोड़ी डिस्टर्ब है क्योंकि हमें पता है कि लाइटिंग की व्यवस्था उतनी अच्छी नहीं है, बैकग्राउंड में कुछ अवशेष अतिरिक्त आवाजें भी आती हैं, उन पे भी सुधार पे काम किया जाएगा। फिलहाल आपका मुख्य उद्देश्य होना चाहिए पढ़ना और आपके पढ़ाई के लिए, आपके सिलेक्शन के लिए जो आवश्यक तथ्य हैं, जानकारी है वो यहाँ पे बेहतर तरीके से उपलब्ध कराई जा रही है। फिर भी अगर कोई सुझाव है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। सदैव की तरह कहूंगा, माता पिता, गुरुजनों और किसानों का आप सम्मान कीजिएगा क्योंकि ये हमारे और राष्ट्र के अस्तित्व के निर्माता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।